मित्रों नमस्कार। अब मैं आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 7 के बारे में बताऊंगा कि धारा 7 क्या है और कैसे महत्वपूर्ण है, क्या इसका महत्व है। देखिए, अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया उसके आगे मैं आपको आज बताना चाहूँगा समपार्श्विक तथ्य। समपार्श्विक तथ्य क्या है ये आप समझ लें पहले, तो आप इसकी लाइट है, ये इसका प्रिंसिपल, ये इसका सिद्धांत है। आप अगर उसको समझ लेंगे तो आगे आप धारा 7, 8, 9 जो आगे 8, 9, 10 है वो समझ लेंगे। कि धारा 7 में आपको बता रहा हूँ समपार्श्विक तथ्य क्या होते हैं। देखिए, ऐसा है कि कुछ तथ्य तो ऐसे होते हैं जो विवादक होते हैं। अगर विवादक तथ्य से संबंधित कोई साक्ष्य है, साक्ष्य में एडमिसिबल है, बता चुके हैं पहले आपको। और स्वयं अगर सुसंगत है तो भी वह एडमिसिबल है। लेकिन कुछ ऐसे तथ्य होते हैं कि जो ना तो स्वयं सुसंगत है और ना ही वो विवादक हैं, लेकिन विवाद से जो संबंधित सुसंगत तथ्य हैं, विवाद से संबंधित जो सुसंगत तथ्य हैं, उनसे मिलकर वे किसी विवादक तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व को साबित करते हैं। ये होते हैं समपार्श्विक तथ्य और इनका आप साक्ष्य दे सकेंगे। ये महत्वपूर्ण है। फिर से सुन लीजिए, एक बार समझा रहा हूँ आपको, समझिए उसको आप। देखिए, आपने पढ़ा अभी तक कि विवादक तथ्य जो है हर हाल में उसका एविडेंस दिया जा सकता है। आपने आगे यह भी दिया कि जो सुसंगत तथ्य हैं उनको भी आप साक्ष्य के रूप में पेश कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी तथ्य होते हैं कि जो न तो विवादक तथ्य है और न वो सुसंगत है अकेले में, लेकिन विवाद जो है तो विवाद से संबंधित सुसंगत तथ्यों से मिलकर वह किसी भी विवादित तथ्य की अस्तित्व या अनस्तित्व या उसके आगे की विस्तार या उसकी संभावता या असंभावता पर एक ऐसी बात को फोकस कर सकते हैं जिससे न्यायालय उनके अस्तित्व या अनस्तित्व की परिकल्पना करे। तो ऐसे भी साक्ष्य जो हैं न्यायालय में प्रस्तुत किए जा सकते हैं और उनको एडमिसिबल माना जाएगा। ये है धारा 7। अब मैं धारा 7 आपसे पढ़ रहा हूँ तो आपको इसका जो बैकग्राउंड मैंने बताया वो समझ में आ जाएगा। किसी भी सेक्शन को एक्सप्लेन करते समय मैं पहले आपको उसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। बैकग्राउंड इसलिए बता देता हूँ मित्रों, क्योंकि जब आपको बैकग्राउंड समझ में आ जाता है, उसका प्रिंसिपल समझ में आ जाता है, तो सेक्शन की लैंग्वेज जो है आपको समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा एक मैं बात कहना चाहूँगा कि जो बेसिक ये था अंग्रेजी भाषा में था, अंग्रेजी में लिखा गया था, तो उसका जो अनुवाद हिंदी में किया गया, तो अनुवाद में हिंदी जो प्रयुक्त की गई वो कठिन प्रयुक्त की गई, तो इसलिए थोड़ा सा सेक्शन पढ़ने में क्लिष्ट सा महसूस होता है। लेकिन जब आप उसके सिद्धांत को समझ जाएंगे तो धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखें आप सेक्शन 7 ये कहता है कि वे तथ्य सुसंगत हैं जो सुसंगत तथ्यों के या विवादित तथ्यों के अव्यवहित या अन्यथा प्रसंग, हेतुक या परिणाम है, या जो उस वस्तु स्थिति को गठित करते हैं जिसके अंतर्गत वे घटित हुए या जिसने उनके घटने या समव्यवहार का अवसर दिया। अब ये इंपॉर्टेंट चीज आ गई, आप इसको देखें एक बार। तो क्या कहता है ये कि वे तथ्य सुसंगत हैं जो सुसंगत तथ्यों के या विवाद तथ्यों के। इसका मतलब क्या हो गया कि सुसंगत तथ्य स्वयं में नहीं था। देखिए, आपको मैं बता चुका हूं, पहले इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं समपार्श्विक तथ्य में। इसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि वो सुसंगत तथ्य स्वयं में नहीं है और ना स्वयं में अकेले विवादित तथ्य है, लेकिन वह विवाद से सुसंगत तथ्यों से इस प्रकार से संसक्त है कि न्यायालय कोई परिणाम उस विवाद घटना के अस्तित्व या अनस्तित्व पर लगा सकती है। उसी को देखिए सेक्शन में कैसे इसने लिखा, जो मैंने बहुत विस्तार से बताया। सेक्शन में चूंकि संक्षेप में होता है, कमेंट्री आप पढ़िए उसको, उसके लिए मैं फिर पढ़ रहा हूँ, समझिए उसको। हेडिंग पढ़िए, वे तथ्य जो विवादक तथ्यों के प्रसंग, हेतु या परिणाम हैं। वे तथ्य सुसंगत हैं जो सुसंगत तथ्यों के या विवादक तथ्यों के अव्यवहित या अन्यथा प्रसंग, हेतुक या परिणाम हैं, या जो उस वस्तु स्थिति को गठित करते हैं जिसके अंतर्गत वे घटित हुए या जिसने उनके घटने या समव्यवहार का अवसर दिया। इसको देख लें। इसका मतलब क्या हुआ मित्रों? इसका मतलब सीधा से यह हुआ कि ऐसा तथ्य है जो उसका प्रसंग है, जो घटना घटी उसका प्रसंग है। प्रसंग मतलब पूर्व का प्रसंग है, हेतु का है। इसी में मोटिव देखिए आप आ गया, जिसने उस घटना के पीछे की वजह होती। कोई न कोई घटना का कोई न कोई हेतु का अवश्य होता है। मैं पहली बार आपको बता चुका हूँ कि जहाँ डायरेक्ट एविडेंस होगी, डायरेक्ट विटनेस होते हैं, वहाँ पे हेतु इंपॉर्टेंट नहीं होता। लेकिन जहाँ परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, आप किसी चीज़ को परिस्थिति से आंकड़ा आने सोचते हैं कि ऐसी परिस्थिति का न्यायालय विश्वास करे, तो वहाँ पे मोटिव, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में हेतु कहते हैं, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्या कहता है कि जब कोई भी घटना घटेगी तो उसके पीछे एक मोटिव होगा। तो मोटिव का भी एविडेंस आप दे सकते हैं, चाहे मोटिव डायरेक्ट
डिस्प्यूट बना रही हो, फैक्ट इन मोटिव नहीं था, लेकिन मोटिव भी एक एविडेंस होगी। एक बात अब आप देखें प्रसंग क्या था, कि किस प्रसंग के चलते, प्रसंग क्या है, उसकी पूर्व की स्थिति, जिसने जिस जिस क्रम में जिन परिस्थितियों में हुई वो उसका प्रसंग हो गया, वो भी आप देख सकते हैं साक्ष्य में, या परिणाम है। अगर ये ऐसा ना होता तो इसका ये परिणाम में निकलता। इसका मतलब क्या हुआ कि परिणाम जो किसी घटना, हर जो भी घटना होगी उसका एक परिणाम होगा। आप ये कह सकते न्यायालय साहब इसका ऐसा तो कोई परिणाम निकला नहीं, ना इसका कोई ऐसा परिणाम था, तो घटना संदेह घेरे मानी चाहिए, इसलिए परिणाम भी साक्ष्य के ग्राह्य होगा, सुसंगत माना जाएगा। तो क्या कहता है, ये प्रसंग, हेतुक या परिणाम या उस वस्तु स्थिति को गठित करते हैं जिसके अंतर्गत वे घटित हुए या जिसने घटने या संव्यवहार का अवसर दिया। अब वो सारे सर्कमस्टांसेस अगर आप जोड़ लें तो ऐसे थे जिन्होंने उस घटना को घटने दिया या जो उसमें सहायक हुए, या क्या कहता है, या कि जिनके परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ। यह मानसिक स्थिति भी हो सकती है, ये कथनों की स्थिति भी हो सकती है, और ये कर्म भी हो सकता है। मानसिक, कथन और कर्म। मन में, जैसे मैंने आप पढ़ा चुका हूँ, तथ्य की जो परिभाषा पढ़ाई गई थी उसमें साफ साफ मैंने आपको बता चुका हूँ कि कैसे इनका भान किया जा सकता है। देखिए उसमें वही चीज़ें आपको आ जाएंगी कि प्रसंग, हेतुक। हेतुक कहाँ से आपको दिखेगा, हेतुक आपको दिखेगा मन स्थिति से, जो मैंने आपको बताया था कि जिसका आप अगर मानसिक स्थिति से अगर कोई भान लगा सकते हैं तो वो भी तथ्य की श्रेणी में आ जाएगा। मैंने आपको उसी से बता दिया था कि इन चीज़ों को आप आगे देखें, आगे उसी रेफरेंस में इसको पढ़ें। यहाँ जो हेतुक आ गया, हेतुक चूंकि दिखता नहीं है, हेतुक एक दिमागी स्थिति होती है जो मोटिव आपका होता है, और परिणाम है जो उस वस्तु स्थिति को गठित करते हैं, यानी कैसी वस्तु स्थिति, जिन संव्यवहारों में ऐसा घटना घटी जिसके अंतर्गत वे घटित हुए या जिसने उनके घटने का संव्यवहार का अवसर दिया। तो इस प्रकार से आप घटना के, जैसे आप इसके एग्जाम्पल देख लें, मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, एग्जाम्पल बहुत क्लियर आप समझ लें। जैसे एक आदमी है जो कि, जिसमें इसी में इलस्ट्रेशन भी है, इसी सेक्शन को आप आगे पढ़ेंगे समझा जाएगा। जैसे एक आदमी है, वह कहीं जा रहा है, किसी मेले में जा रहा है, कहीं अन्य जगह जा रहा है, वहाँ पर जाने के पहले उसने अपने जेवर को या सामानों को या धन जो सामग्री थी उसके पास, उसको किसी को दिखाया था। बाद में वो व्यक्ति लूट लिया जाता है। तो अगर वह लूट लिया जाता है तो वह बाद में इस बात का साक्ष्य दे सकता है कि साहब मैं जब यहाँ से निकला था तो मैं इनको मैंने अपने पास जो जेवर है या जो भी अमूल्य चीज़ें हैं उनको दिखा दिया था कि देखिए साहब मेरे पास ये चीज़ें हैं, मैं इनको लेके जा रहा हूँ, या मेरे पास ऐसी चीज़ें हैं और मैंने इनको बताया था। तो अगर मैंने दिखा दिया था तो भी रिलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि देखा तो वही तथ्य में फिर आप आ जाए कि डायरेक्ट एविडेंस में आ जाए तथ्य के रूप में। कहाँ तथ्य के रूप में इंद्रियों का भान हो सकता है देखने में। मानसिक स्थिति क्या है, मैंने आपको बता दिया, आपने दिमाग में उसको बैठा लिया। तो अगर आपको यह जानकारी थी कि फला व्यक्ति जो मेले में जा रहा है, कहीं जा रहा है, इसके पास कोई धन है या कोई वस्तु है, तो आपको एक लूटने का क्या दिया, उसने प्रसंग दे दिया, एक मोटिव दे दिया, हेतुक दे दिया कि हम अगर सामग्री से लूटेंगे तो हमको ये चीज़ प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे एडमिसिबल हो जाएगा और ग्राह हो जाएगा। और अब इसी के रिबटल में वो जो व्यक्ति जो है, जिनको डिफेंस लेना है, थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच में देख ली मैं मित्रों, अधिवक्ताओं के लिए कहना चाहूँगा विशेष रूप से, अगर हम ऐसी कोई स्थिति आ रही है और एक पक्ष ऐसा कह रहा है कि साहब हमने इनको ये बताया था, हमने इनको ये सामान दिखाया था कि मेरे पास अमूल्य चीज़ है, तो डिफेंस के जो लॉयर्स हैं उनको अपने डिफेंस में यह बात साबित करने का प्रयास करना चाहिए, इस बात को क्रॉस करना चाहिए कि साहब हमारी इनसे मुलाकात क्यों, कहाँ हुई थी, ये हमको क्यों दिखाएंगे, हमारा इनका ऐसा रिश्ता क्यों है। कहने का मतलब यह है कि डिफेंस काउंसिल को इस बात को स्पष्ट कर देना चाहिए कि साहब हमारे पास कोई ऐसा अवसर उपलब्ध नहीं था, ना हमारे पास इनके कोई संबंध थे, ना हमको इन्होंने ऐसा दिखाया। कभी कभी देखिए मैं आपको बता दूं, ये चीज़ ये होती है कि ये तो बेसिक ड्यूटी है माननीय न्यायाधीश महोदय की कि वो देखें कि न्याय होना चाहिए, उनका एक दायित्व है, कर्तव्य है। लेकिन उसके साथ जो डिफेंस काउंसिल है उसका भी एक कर्तव्य है कि वह अपने मुकदमे में जो तथ्य है उसके प्रति वो सजग रहे। यह नहीं सोचे कि सारा बर्डन न्यायालय का ही है, उन्हें कुछ नहीं करना है, न कुछ कहना है। आप भी अपने कर्तव्यों के प्रति विजिलेंट रहें और लगातार साक्ष्यों पे आपकी नज़र होनी चाहिए। प्रोसिक्यूशन जो भी साक्ष्य दे रहा है आपको उस पर पैनी नज़र होनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि कोई तथ्य ऐसा निकल के साबित हो जाए जिसके खिलाफ उसी को उदाहरण न्यायालय कर ले और बाद में हमारे खिलाफ हो जाए। तो आपको हर एक स्टेप पे, हर एक गवाही के मौखिक कथन को और लिखित कथन को जो डॉक्यूमेंट अगर दे रहा है तो आप ध्यान में रखें और उसके बाद ही आप इस केस को कहीं न्यायालय में पेश करें। एक चीज़ तो देखिए आ गया। दूसरा क्या आ गया कि यह प्रश्न उठता है का ने खा की हत्या की थी। अब आप देखें जहाँ पे हत्या की गई उसके आसपास गुत्थम गुत्था या मारपीट या जैसे चलने के या दौड़ने के, मान लीजिए बरसात का मौसम है, वैसा
कहा जाता है कि जब बारिश का मौसम था तो उसी समय इस खेत में इनके बीच में मारपीट हो गई और मारपीट में किसी की मृत्यु हो गई, एक आदमी की। अब वहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आ जाएगी, जो वहाँ पर निशान पाए गए। अगर बारिश का मौसम था तो मट्टी गीली रही होगी, अगर मट्टी गीली थी तो कहीं न कहीं पैरों पे निशान आए होंगे। तो अब आगे और आ जाइए थोड़ा सा, पैरों के निशान होंगे तो गिरने पड़ने के भी निशान होंगे। अब क्या वे पैर, अगर हम थोड़ा सा और क्रिटिकल ला में चले जाते हैं एविडेंस में, जो अंतर मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा, इसको आप समझ लेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। हमारे इस सिस्टम में जो हम देखते हैं, बहुत निवेदन साथ करना चाहूँगा कि फॉरेंसिक साइंस उतनी अच्छी तरह से प्रभाव नहीं करती, जिससे दोनों पक्ष को नुकसान हो सकता है, प्रोसिक्यूशन के भी डिफेंस को, दोनों को नुकसान हो सकता है। यहाँ मैंने देखा कि मैंने कई मामले से देखे हैं जिसमें पेड़, कई जैसे रेप केसेस ज़्यादा आपको मिलेगा केसेस, जैसे रेप कहीं हुआ। अब वहाँ कहते हैं कि रेप खेत में हुआ, जो कि गाँव में ज़्यादातर ऐसी घटनाएं बताई जाती हैं। तो रेप गाँव में हुआ और बताते हैं कि वहाँ पर खेत में हो गया, लेकिन खेत में गीली मिट्टी ही बताते हैं पुलिस वाले, लेकिन वो जो मट्टी होती है उसमें जो पदचिन्ह है, उस पदचिन्ह की लंबाई और चौड़ाई नहीं नापते, और ना ही वहाँ पे से कोई थूक का विसरा प्रिजर्व करते हैं या अन्य कोई ऐसा पदार्थ निकालते हैं या कलेक्ट करते हैं जो डायरेक्ट सीधे सीधे एविडेंस से और उस एक्यूज रिलेटेड कर जाए। मैं कहता हूँ कोई साक्ष्य की आवश्यकता नहीं। अगर किसी ऐसे केस में किसी एक्यूज की प्रेजेंस उस घटना स्थल पर प्रोसिक्यूशन साबित कर दे और उस समय साबित कर दे, तो बहुत कुछ घटना के बारे में कहते हैं। जैसे अब मैंने आपको बताया, जैसे कहीं खेत में कोई घटना घट जाए तो वहाँ पे यह भी आपका आ रहा है प्रोसिक्यूशन कि साहब वहाँ पे उस समय बरसात का मौसम था, ऐसी ऐसी घटना घट गई। तो लेकिन अगर वह पैर के चिन्ह जो नाप ले, प्रोसिक्यूशन की बात कर रहा हूँ, नाप ले और उसी नाप से जो एक्यूज्ड हैं उनके नाप ले, और वहाँ से कोई ऐसी वस्तु कलेक्ट कर ले जो गत्थम गुत्था हो, तो जो पैर एक्यूज का था वही पैर घटनास्थल पाएगा। जितना चौड़ा वो था उतना चौड़ा ये भी था। अगर मान लीजिए, बहुत आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लीजिए एक ऐसा पैर घटना स्थल पर पाया जाता है जिसमें से 2 उंगली नहीं है पैर में, आ जाएगा। बरसात का मौसम है, एक आदमी पैर रखता है, अगर 2 उंगली बीच में नहीं दिख रही है, इसका मतलब उसको 2 उंगली नहीं थी जिसने कांड किया, और जो एक्यूज बनाया गया उसकी भी 2 उंगली नहीं थी। अब क्लियर एविडेंस हो गया कन्विक्शन का। अनलेस और अनटिल आप ये साबित कर दें कि साहब पुलिस हमको ले गई, वहां जबरदस्ती हमारा पैर रखाई और ऐसा कर दी या छेड़छाड़ किया गया, या तो आप ये कहें कि वो पैर वहां से हटाकर मेरा पैर इस तरह से लगवाया गया, तब आप उन सर्कमस्टांस को साबित करें। अगर अदरवाइज ये 100% कन्विक्शन का केस हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है, मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ऐसी इन्वेस्टिगेशन बहुत कम देखी गई है जिसमें इस प्रकार के साक्ष्य लिए जाएं। तो यह जो एविडेंस एक्ट का ये जो इलस्ट्रेशन है, गुत्थम गुत्था भाई कोई भी कर सकता है। गुत्थम गुत्था तो केवल साबित कर सकता है कि हाँ मारपीट हुई। यह आप कैसे साबित करेंगे कि इसी मुलजिम द्वारा मारपीट की गई? इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ही आती है। और आपको साबित क्या करना है क्रिमिनल केसेस में कि इसी व्यक्ति ने मारा होगा, कोई भया होगा कहीं गुत्थम गुत्था, हमसे क्या मतलब। लेकिन अगर आप ये साबित कर देते हैं नहीं साहब ये व्यक्ति वहां पर मौजूद था, ये 2 उंगलियां ऐसी कटी है, 2 उंगलियां कटी इसमें भी आ रही है, अगर इस तरह की फोटोग्राफी हो जाए, इस तरह की एक वीडियोग्राफी हो जाए, तो दोनों पक्ष के साथ न्याय हो सकेगा। अब मैं आपको देखिए बताता हूँ, 2 चीज़ मैंने आपको बताई। एक चीज़ मैं वो बता दूंगा आपको, एक केस आया आर बनाम रिचर्डसन का, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, उसको आप देखेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, बड़ा इंटरेस्टिंग केस, हम लोग रोज देखते रहते हैं न्यायालय में, लेकिन ये चूंकि लैंडमार्क डिसीजन है इसलिए बता देना चाहता हूँ अपने जो विधि के छात्र हैं, चूंकि एग्जाम में अक्सर आता है कि आर बनाम रिचर्डसन संबंधित है किस मामले से, वहां पे आप देखेंगे। इस केस में क्या हुआ कि एक लड़की थी जो दिमागी रूप से थोड़ा विक्षिप्त थी, उसको एक टीचर पढ़ाता था, वह टीचर पढ़ाता था, और उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि अचानक वो लड़की जो है अपने घर में मृत पाई गई। पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम में ये हुआ कि लड़की गर्भवती थी। अब क्वेश्चन उठा कि कैसे साबित हुआ कि कैसे मारा गया, कौन मारा। तो वहां पे पुलिस ने क्या किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साबित आ गई कि जिसने इनका मर्डर किया वो बाएं हत्था था। बाएं हत्था आप समझते होंगे, लेफ्ट हैंड से काम करने वाला आदमी, और वह जो टीचर था वह भी लेफ्ट हैंड से काम करने वाला था। घटना स्थल पर जहाँ पे बारिश हुई थी, जहाँ पे पाया गया, वहाँ घर के आस पास वहाँ पर कुछ ऐसे जूते के निशान पाए गए जो जूते नया था और जिसमें कुछ कील लगी हुई थी। उन जूतों का निशान और कील का निशान रिचर्डसन के जूतों से कराया गया। कुछ ब्लड स्टेन कपड़े उसके पास से पाए गए, और यह भी पाया गया कि वह जो रिचर्डसन था, कुछ लोगों ने कुछ दिन पहले गांव के लोगों ने देखा था उस महिला के साथ, और ये कहा था कि तुम तो ये कैसा बेवकूफ आदमी है जो एक पगली औरत से प्रेम करता है। ये सारी चीजों से जूते के एविडेंस, बाएं हाथ से मारना काटना, लोगों का उसके साथ देखा जाना, और उसके पास से रक्त के धब्बे लगे हुए कपड़े,
ये सारी बातों ने, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था, किसी ने देखा था, लेकिन इन सारी बातों ने स्पष्ट कर दिया कि रिचर्डसन ही वह महिला का कातिल था। क्यों? क्योंकि उसका अवैध बच्चा उसके पेट में पल रहा था, तो ये उसका मोटिव आ गया। और उसके घर में कोई नहीं था, वो लड़की पागल थी। इसने क्या दिया? उसको एक अवसर दिया, एक अपॉर्चुनिटी दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी हत्या हो गई। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि अवसर जिसने घटने का दिया, कोई हेतु था। जैसे एक व्यक्ति किसी आदि के बारे में जानता है कि कौन सी दवाई खाते हैं, कौन सी दवा नहीं खाते हैं, उनको दवाई समय पर नहीं दिया, तो ये भी रिलेवेंट हो गया। क्योंकि वो जानता था, उसने इनको ऐसा अवसर दे दिया, इनकी जानकारी में थी। तो ओकेजन एंड अपॉर्चुनिटी बोथ इज इंपॉर्टेंट। धन्यवाद, नमस्कार।